अमेरिका जो कि विश्व का नेता है, यदि वह ठान ले तो क्या वह देश रूस यूक्रेन युद्ध को नहीं रोक पाएगा? किसी भी आशावादी के मन में यही सवाल है। अमेरिका इस युद्ध को रोकने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन ये महाशक्ति ऐसा फैसला नहीं करना चाहती। यही कारण है कि अमेरिका के युद्ध विराम के लिए पहल करने के कोई संकेत नहीं है। इसके विपरीत रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को नए हथियारों और हथियार प्रणालियों को आपूर्ति अमेरिका से बेरोक-टोक जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। 10 महीने पुराने युद्ध के दौरान यूक्रेन ने इस सहायता का भरपूर उपयोग किया है और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अधिक मदद के लिए बुधवार 23 दिसंबर को अमेरिका भी पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति बिडेन से सहायता में लगभग $2 बिलियन अधिक मांगे। भविष्य में $45 बिलियन की सहायता का वादा भी उनसे लिया। अमेरिका की तरफ से मिलने वाली पेट्रियट इस जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल की बदौलत यूक्रेन रूसी हमले का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम होगा। यह सिस्टम आने वाली मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार गिराने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर हमें यह समझ लेना चाहिए कि रूस यूक्रेन संघर्ष और बढ़ने की आशंका है। रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद अमेरिकी सैन्य विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि पिछले 10 महीनों में दोनों पक्षों ने 1-1 लाख लोगों की जान ली है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों से यूक्रेन में कई इमारतों और प्रतिष्ठानों को सचमुच में नष्ट कर दिया है। यूरोप भी इस संघर्ष की तीव्रता को महसूस करने लगा है और रूस से मिलने वाली गैस बंद होने के कारण ईंधन संकट का सामना कर रहा है। पुरवठा श्रृंखला के बाधित होने के कारण एशिया अफ्रीका के कई देशों में खाने की कमी हो गई है। इन सब का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसमें कोविड के नए सब टाइप की लटकती तलवार है, तो यह एक और संकट है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थितियों में भी युद्ध विरोधी आवाज को बल नहीं मिल रहा है। बेशक इसका कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में है। अमेरिका की हथियार लॉबी कितनी असरदार है यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से रिपब्लिकन पार्टी उस लॉबी का समर्थन करने में सक्रिय रहती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब डेमोक्रेट पार्टी सत्ता में है, लेकिन इस मामले में वे भी अलग नहीं है। यह बात फिर से सामने आ गई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में रक्षा खर्च में $858 अरब का भारी भरभक्कम प्रस्ताव रखा है। हथियार निर्माता और उनके दलालों का अमेरिकी नीति प्रक्रिया के साथ आने वाले संबंध के संदर्भ में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1961 में अपने भाषण में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऐसा उल्लेख किया था। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि सरकार का अगर इस उद्योग की तरफ झुकाव होता है तो यह लोकतंत्र पर हमला होगा, और वह चेतावनी कितनी सटीक थी यह दिखाने की कोशिश बाइडेन कर रहे हैं। 2009 में अमेरिकी रक्षा खर्च $661 अरब था, यानी चीन से लगभग 6 गुना ज़्यादा। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि दुनिया में कहीं चल रहे युद्धों में अमेरिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ यानी आज का रशिया के साथ अमेरिका का लंबे समय से संघर्ष चालू था। सोवियत संघ के पतन के बाद वास्तव में सैन्य खर्च और हथियारों का उत्पादन बढ़ाते रहने का कोई कारण नहीं था। इस पर अंकुश लगाना तो दूर की बात है। वास्तव में 1999 के बाद विदेश भेजे जाने वाले सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि के दौरान अमेरिकी सरकार और हथियार उद्योग दोनों द्वारा हथियारों का निर्यात भी बहुत अधिक था। यदि अमेरिकी सैनिक युद्ध में शामिल होते हैं और उनकी जीवित हानि होती है तो घरेलू विरोध से कुछ दबाव आने की संभावना होती है। यूक्रेन के युद्ध में तो यह भी समस्या नहीं है। यही वजह है कि संघर्ष पिपासा थमने की कोई वजह नहीं दिख रही है। बेशक इसके पीछे लालच ही है। यह बात स्पष्ट है कि शस्त्र निर्माता और विक्रेता युद्ध की आग को बुझाने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, लेकिन उन राजनेताओं का क्या जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, शांति और स्थिरता की दुहाई देते रहते हैं, वे भी अपने तरीके से काम करके
यही वजह है कि हमारे देश के अब तक के सबसे बेबाक विदेश मंत्री एस जयशंकर आए दिन अमेरिका और उसके चेले चपाटे यूरोप के देश उनको मानवाधिकार के मुद्दों पर आड़े हाथ लेते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।